The harder you work, the luckier you get. Hello everyone, welcome in my online sociology class. So today I will be discussing about a theory of French sociologist Emile Durkheim or Amélie Durkheim. एमाइल दुर्खाइम ने द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक बुक 1893 में ये लिखी थी उन्होंने, और इस बुक में वो समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत देते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि समाज में श्रम विभाजन का जो सिद्धांत उन्होंने दिया है उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बात की थी, इमाइल दुर्खाइम एक कलेक्टिव सोशियोलॉजिस्ट है, अर्थात वे हर एक सामाजिक घटना के पीछे छिपे हुए कारणों को समाज में ढूंढते हैं। इस दृष्टि से हम देखें तो श्रम विभाजन का जो उनका सिद्धांत है वह ये कहते हैं कि यह श्रम विभाजन का सिद्धांत के कारण सामाजिक है और श्रम विभाजन का सिद्धांत केवल और केवल एक आर्थिक प्रघटना नहीं है, एक इकोनॉमिक फिनोमिनन नहीं है। जबकि इससे पूर्व में आपने अपनी स्कूल डेज में सोशल साइंसेस में आपने पढ़ा होगा कि एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन के बारे में बात की है। लेकिन इमाइल दुर्खाइम ये कहते हैं कि श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर है वो एक सामाजिक घटना भी है। वैसे भी बच्चों, जैसे हम अगर देखें तो समाज का विकास पहले हुआ या फिर अर्थव्यवस्था का, तो आप ये देखते हैं कि सोसाइटी पहले डेवलप हुई और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, हमारी सामाजिक आवश्यकताओं को और व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक व्यवस्था बनी हुई है। जब अर्थव्यवस्था नहीं थी या सरल अर्थव्यवस्था थी तब भी हम अपनी जरूरतों को पूरा करते थे और कहीं ना कहीं उसमें सोशल फैक्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे। और यही कारण है कि जो आदिम समाज है, अगर आप उनका स्टडी करें या जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है उनको अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि उनमें वस्तुओं का एक्सचेंज होता है। बार्टर सिस्टम था पहले, लेकिन वो एक्सचेंज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ वस्तुओं का एक्सचेंज होता था, वो उसमें प्रतिष्ठा शामिल थी एक्सचेंज में और कहीं ना कहीं सामाजिक संबंध भी शामिल थे। और आज भी आप देखते हैं विवाह या अन्य अवसरों पर आप उपहार देते हैं तो उसके बदले में आपको उपहार दिया जाता है और उसके पीछे कई सामाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं। वो सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि नहीं होती है मानव की। इसी कारण दुर्खाइम ये कहते हैं कि समाज का जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे श्रम विभाजन बढ़ता गया सामाजिक रूप से। अब श्रम विभाजन क्या है, इसको सरल शब्दों में आप समझिए। श्रम से आप क्या समझते हैं बच्चों? श्रम से हम ये समझते हैं कि कोई भी हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य, उद्देश्यपूर्ण कार्य, इसका मतलब सोना या खाना नहीं है, रेस्ट करना नहीं है, कोई भी लक्ष्य केंद्रित कार्य या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंटेंडेड कार्य जो आप कर रहे हैं वो श्रम है। तो अब श्रम है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन कर दिया गया, उसको हम श्रम विभाजन कहते हैं। जैसे घर का उदाहरण लेते हैं आसानी से समझने के लिए। आप ये देखते हैं कि घर में जो आपकी मदर है वो किचन का काम करती है, उनका काम है घर की देखभाल करना, बच्चों की अपब्रिंगिंग करना, उनको पालना पोषना बड़ा करना। और पिता है वो अर्निंग मेंबर है, वो बाहर जाकर कमाते हैं, फैमिली की नीड्स को पूरा करते हैं अपनी अर्निंग से। इसी तरह भाई कुछ और काम कर रहा है, सिस्टर को कुछ और काम दिया गया है, या फिर बड़े बहन भाई है छोटे बहन भाइयों की देखभाल कर रहे हैं। तो श्रम विभाजन जैसे परिवार में होता है ना, वैसे ही बड़े लेवल पर भी होता है, बड़ी संस्थाओं में भी होता है। जैसे आप कॉलेज में पढ़ने आते हैं तो आप देखते हैं कि प्रिंसिपल है, उनका कार्य एडमिनिस्ट्रेटिव प्रकार का है, वो सब पे नियंत्रण रखना, प्रबंधन करना, कॉलेज का अच्छे से संचालन करना, ये देखते हैं। लेकिन जो प्रोफेसर्स है उनका काम है बच्चों को पढ़ाना। इसी तरह लैब असिस्टेंट है या फिर आपका सपोर्टिंग स्टाफ है, सहायक स्टाफ है। और विद्यार्थियों का कार्य क्या है? कॉलेज में आके क्लासेस अटेंड करना। अगर विद्यार्थी नहीं होंगे तो क्या कॉलेज की इमेजिनेशन कर सकते हैं? विदाउट स्टूडेंट्स हम नहीं कर सकते। ये श्रम विभाजन हुआ। या फिर एक फैक्ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि पेप्सी का प्लांट। पेप्सी के प्लांट में बोटल्स एक जगह बोटल्स को कोक से भरा जा रहा है, दूसरी जगह उनकी ढक्कन लग रहा है, तीसरी जगह उनकी लेबलिंग हो रही है ना। और फिर कुछ एक मार्केटिंग विभाग जो इसकी मार्केटिंग करता है, सेलिंग का काम देखता है, मतलब काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, उसको कहते हैं श्रम विभाजन।
अब दुर्कheim का यहाँ ये मतलब ये सिद्धांत देने का तात्पर्य क्या था, ये हमें समझना चाहिए। तो जैसा हम जानते हैं कि दुर्कheim है, उन्होंने सरल से औद्योगिक समाजों का अध्ययन किया और उन्होंने ये बताया कि समाज का जो विकास हुआ है वो कृषि आधारित आदिम या ग्रामीण समाजों से औद्योगिक समाजों की तरफ हुआ है। तो सोसाइटी को उन्होंने क्लासिफिकेशन जो किया है उसके आधार पे हम देखते हैं कि एक तो हुआ अपना सिंपल सोसाइटी या एग्रेरियन समाज आप जिसे कह सकते हैं, प्रिमिटिव समाज कह सकते हैं, और उसके फिर उससे आगे जब टेक्नोलॉजी आई, नॉलेज बढ़ा, तो सोसाइटी इवॉल्व होगी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गई। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में श्रम विभाजन है वो ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो गया, लेकिन मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में श्रम का विभाजन है वो विशेषीकृत हो गया। अगर आप गांवों में देखेंगे, संयुक्त परिवार है वो अपनी सभी जरूरतें खुद ही पूरी कर लेते हैं। घर में ही आप घर के सदस्य खेती भी कर लेते हैं अपने संयुक्त श्रम से, वो पशुपालन भी करते हैं, तो डेयरी की जो आवश्यकता है मिल्क की, उनकी मिल्क प्रोडक्ट्स की, वो पूरी हो जाती है वहीं पर। फिर आपने देखा होगा कि घर की महिलाएं दरी बनने का काम करती हैं, वीविंग का काम करती है, कपड़े वीविंग का काम करती है, जिस मतलब सूत काटने का काम करती है, स्टिचिंग वो स्वयं कर लेते हैं हाथों से। बच्चों को वो क्रैच में नहीं भेजती हैं, दादी नानी है बच्चों की देखभाल कर लेती है। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण के कारण क्या थे, ये बच्चों आपने सिविक्स में पढ़ा होगा स्कूल डेज में, इसका कारण था टेक्नोलॉजी और साइंस का डेवलपमेंट होना और नई नई फैक्ट्रियां बनना, इससे ऑटोमेशन आना, बड़े स्तर पर उत्पादन होना, जनसंख्या का शहरों की तरफ जाना, इससे औद्योगिक समाज आया। औद्योगिक समाजों में लोग जॉब करने लगे, वे कृषि आधारित व्यवसायों को छोड़कर, प्राथमिक प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को छोड़कर वे सेकेंडरी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज होने लगे, अर्थात वो फैक्ट्रीज में काम करने लगे प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में या मजदूरों के रूप में। तो इस तरह से सिंपल सोसाइटी से सोसाइटी का डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ हुआ। अब ये जरूरत क्यों पड़ी, लेकिन आप इमेजिनेशन कीजिए, शुरू में जो मानव समाज था प्राचीन समय में, उस समय जनसंख्या कम थी, तो आवश्यकताएं भी कम थी, और आवश्यकताओं की पूर्ति वे स्वयं ही कम्युनिटीज खुद ही कर लेती थी। अगर आप भारत के एक पिछड़े हुए गांव की तुलना करें जो टेक्नोलॉजी से दूर है या फिर शहर के संपर्क से दूर है, तो आप देखेंगे कि वो अपनी जरूरतें लगभग सारी खुद ही पूरी कर लेते हैं। इस प्रकार दुर्कheim ये कहते हैं कि सिंपल सोसाइटी से हमारा जब डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ हुआ, तो उसका कारण ये था कि जनसंख्या में वृद्धि हो गई, और वो जैसा हमने बात की थी, वो सोशियोलॉजी को एक साइंस बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो टर्मिनोलॉजी यूज किया है वो विज्ञान का शब्दावली उन्होंने यूज किया है। तो वो ये कहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ गई और पॉपुलेशन की मोरल डेंसिटी बढ़ गई और पॉपुलेशन की भौतिक घनत्व भी बढ़ गया, मतलब नंबर ऑफ पीपल भी ज्यादा हो गए, और इससे क्या हुआ, वो अपनी सारी जरूरतों को अपनी कम्युनिटी में पूरा नहीं कर पा रहे थे। और ये आप भी देखते हैं कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो कॉलोनाइजेशन बढ़ा, कॉलोनियल रूल ने नए नए उपनिवेश ढूंढे और जो कॉलोनीज थी उनमें अपनी जो बनाई हुई वस्तुएं वो वहां बेचने लगे। तो बच्चों, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सिंपल सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में श्रम विभाजन का स्पेशलाइजेशन या श्रम विभाजन ज्यादा हो गया, विशिष्ट हो गया। उसका ये कारण था कि जनसंख्या बढ़ गई, जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे, सारा ही काम अब स्वयं नहीं कर सकते थे आप, तो श्रम का विभाजन अधिक हुआ। और इससे क्या हुआ, जैसे सरल समाजों में लोगों में आत्मीयता थी, आपस में एक दूसरे को वो जानते थे, व्यक्तिवादिता की भूमिका नहीं, व्यक्तिवादिता की भावना नहीं थी, सामूहिकता की भावना अधिक थी। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ हम जाते हैं तो इंडिविजुअलिज्म बढ़ जाता है या व्यक्तिवादिता की भावना बढ़ जाती है, व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, समूह से कट जाता है और वो परिवारों से भी दूर हो जाता है। इसका कारण भी देखिए, कारण भी आप समझने का प्रयास कीजिए। सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट finding social factors, socio-cultural factors, how they are affecting society. उसका कारण है क्योंकि लोग अपने परिवारों को छोड़ के, परिवार गांव में थे उनके और वो शहरों की तरफ आ रहे थे, अब वो शहरों में अकेले रह रहे थे, तो भौतिक दूरी से, फिजिकल डिस्टेंस से
इमोशनल टाइज या भावनात्मक संबंध है वो भी शिथिल हो गए। इस प्रकार से बच्चों इंडिविजुअलिज्म या व्यक्तिवादिता की भावना बढ़ी। तो श्रम विभाजन का तात्पर्य हुआ कि श्रम को या आर्थिक गतिविधियों को विशेषज्ञता के अनुसार छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ा, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसने उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको पूरी तरह से बदल दिया, इसलिए महत्वपूर्ण है ये। श्रम विभाजन होने से, माइग्रेशन होने से, पॉपुलेशन बढ़ने से, टेक्नोलॉजी के आने से, नए व्यवसायों के आने से, जिनकी प्रकृति अलग थी, सामाजिक संबंधों में भी अनौपचारिकता से औपचारिकता का प्रवेश हो गया। सामूहिक भावना से, जिसको वो कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, से इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की तरफ इंडिविजुअल है वो जा रहा था, व्यक्ति जा रहा था। तो सामाजिक जीवन में बहुत गुणात्मक बदलाव आ रहे थे, इसलिए उन्होंने ये श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया और इसके द्वारा ये समझाने का प्रयास किया कि इसके परिणाम स्वरूप समाज की प्रकृति और सामाजिक संबंधों की प्रकृति बदल रही थी, समाज में बदलाव आ रहे थे और समाज में नए समूह का निर्माण हो रहा था। अब हम देखते हैं कि श्रम विभाजन है उसके कॉजेस दुर्खाइम ने बताए हैं, जिनकी हमने बात की। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, फिर वो जनसंख्या के नैतिक घनत्व और भौतिक घनत्व की बात करते हैं। फिर वो कहते हैं डिक्रीज इन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सामूहिक चेतना का ह्रास हो गया। व्यक्ति समूह के बारे में नहीं सोचता था, अब वो अपने हितों के लिए पहले सोचता था। और यही कारण है कि व्यक्ति समाज में अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। अब हम ये देखते हैं कि श्रम विभाजन के परिणाम क्या हुए। जो अभी तक हमने बात की ना, उसके क्या परिणाम हुए समाज में। तो देखिए, इससे स्पेशलाइजेशन बढ़ा, ये मैं पहले समझा चुकी हूँ। जैसे आप एक डॉक्टर या चिकित्सक के पेशे को लेते हैं, तो आप ये देखते हैं कि पहले तो एक वैद्य जी थे, वो ट्रीटमेंट कर देते थे सभी बीमारियों का भारत के संदर्भ में। लेकिन अब आप देखते हैं कि स्पेशलाइजेशन हो गया, डॉक्टर का जो पेशा है उसकी भी कई ब्रांचेस हो गई। न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, गायनेकोलॉजिस्ट हो गया, या फिर बच्चों का ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर अलग से हो गया, है ना, या फिर साइकेट्रिस्ट अलग से हो गया, ये हम देखते हैं। फिर सोशल प्रोग्रेस, जो मैंने अभी बात की कि ये इसलिए पढ़ते हैं, श्रम विभाजन दुर्खाइम के अनुसार हम इसलिए पढ़ते हैं कि समाज ने किस तरह से प्रोग्रेस किया है। सिंपल सोसाइटी से किसी इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ हम गए हैं, इससे सोशल चेंज आता है, वो हमने बात की थी कि रिलेशनशिप का पैटर्न बदल गया, परिवार का स्वरूप बदल गया। फिर हम बात करते हैं कि न्यू ग्रुप्स इससे बने, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में नए नए समूह बने। आपको पता है, वर्क ट्रेड यूनियन बन गई, है ना, वर्कर्स यूनियन बन गए। तो क्योंकि नए नए ऑक्यूपेशंस आए तो नए नए संगठन बने, जैसे राजनीतिक व्यवस्था भी बहुत बदल गई, सरकार का स्वरूप बदल गया। फिर हम बात करते हैं रेस्टिट्यूटिव लॉ। इसका मतलब ये है कि अब सुधारात्मक कानून आ गए। पुराने समय मतलब यांत्रिक एकता वाले जो समाज थे ना, अब देखिए, ये मैं बता देती हूँ आपको। सिंपल सोसाइटी में तो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी होती है, और जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसकी एकता को इमाइल दुर्खाइम ने क्या कहा, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी वाली सोसाइटी में जो कानून थे वो रिप्रेसिव कानून थे, अर्थात प्रतिशोध वाले कानून थे। समाज के नियमों से थोड़ा भी हटने को अपराध मान लिया जाता था और पूरा समूह उसकी सजा देता था। कहते नहीं कहावत है, एन आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख। बदले की भावना से कानून को लागू किया जाता था। लेकिन अब यहाँ रेस्टिट्यूटिव लॉ आ गया था, सुधारात्मक कानून आ गए। और अब हम देखते हैं, आज हम औद्योगिक समाज में ही जी रहे हैं और कैदियों को सुधारने के प्रयास किए जाते हैं आजकल। आप देखिए, जो भारत की फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है किरण बेदी, उन्होंने तिहाड़ जेल में कैदियों को सुधारने के लिए कितने एफर्ट्स किए और उनके परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ा बदलाव आया और इसीलिए उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया। तो ये एक एग्जाम्पल है कि अब सुधारात्मक कानून महत्वपूर्ण हो गए थे। फिर वो बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, जैसे अभी मैंने बात की कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी थी। अब ऑर्गेनिक जो वर्ड है इन्होंने अगेन साइंस से लिया है। एक ऑर्गेनिज्म होता है ना, मतलब लिविंग बीइंग, उसमें एक यूनिटी होती है और उस यूनिटी में इंटरडिपेंडेंस होती है, आपस में अंतर संबंधित होते हैं। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बींग्स क्या
एक हायर लेवल के लिविंग बीइंग ही तो है। उनमें अलग अलग हमारे शरीर में कई व्यवस्थाएं हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब एक भी सिस्टम अगर खराब हो जाता है तो पूरी बॉडी खराब हो जाती है ना, पूरी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती है। तो दुर्खाइम का जो सिद्धांत है फंक्शनल भी है। वो ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में अंतर्निर्भरता है लोगों में, क्योंकि अपनी सारी जरूरतों को स्वयं पूरा नहीं कर पाते। आप खुद सोचिए बच्चों, अभी आप कोविड के समय में देखिए, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, हवाई यात्रा बंद है, तो कितनी समस्याएं आ रही है लोगों को। बाजार बंद है, लेकिन एक आदिम समाज में अगर बाजार बंद है या हवाई जहाज की सेवाएं नहीं है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका जीवन एज यूजुअल चलता है। लेकिन वर्तमान इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इतनी अंतर्निर्भरता है आपस में कि एक भी व्यवस्था की खराब होने से पूरी व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर पाती है। तो उसको उन्होंने ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी इसलिए कहा है क्योंकि हमने जिसे बात किया वो साइंस बनाना चाहते थे सोशियोलॉजी को, इमाइल दुर्खाइम, इसलिए साइंस की टर्मिनोलॉजी है उनकी। और जो सरल समाज है उसे मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी का मतलब होता है, जैसे होता है ना कि यंत्र होते हैं, यंत्र एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, है ना, वो इंडिपेंडेंटली अपना अस्तित्व रखते हैं। मतलब मशीन की जैसे आप समझ रहे हो ना, कई बार आप कहते हो कि बहुत ही ये तो मशीन ही है व्यक्ति, या तो इंडिपेंडेंस नहीं है, अपना बैठा बैठा खुद काम कर लेता है ना। तो वहां पे एक्सचेंज नहीं है ज्यादा, आपस में निर्भरता नहीं है, तो उसको उन्होंने एक यांत्रिक एकता कह दिया। तो यांत्रिक एकता का मतलब आप यहाँ पर ये समझिएगा। तो उन्होंने एकता की बात भी की है, उस एकता के आधार पर ही श्रम का विभाजन होता है। सरल समाजों में श्रम का विभाजन कम है, वहीं जटिल समाजों में श्रम का विभाजन अधिक है, और उसके कारण को अभी हमने डिस्कस किया। तो ये इनका सिद्धांत है, समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत। और मैंने अपने दूसरे लेक्चर में डिटेल में इसके बारे में बात की है कि ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी और मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में क्या फर्क है, कैसे एक दूसरे से अलग है, तो इससे भी आपको इसको समझने में मदद मिलेगी। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।